नाज़रीन, आज एक बहुत ही अहम मसले के ऊपर हम बात करेंगे कि इस मुल्क के अंदर एहतसाब के मौजूदा निज़ाम की वजह से और अकाउंटेबिलिटी की वजह से मैं समझता हूँ कि एक गोल दायरे के अंदर सारी की सारी कौम फंस के रह गई है। जो हुकूमत के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जी हम इनको नहीं छोड़ेंगे और हमने किसी सूरत NRO नहीं देना और इसका एहतसाब लाजमी होगा। हमारे सामने एक बड़ा माफियाज बैठे हुए हैं जो एक करप्ट निज़ाम से माल बना के तकड़े लोग बैठे हुए हैं। मुझे कहते हैं लोग, इमरान साहब आप पे रहम नहीं है कि जिन लोगों ने इस मुल्क को कंगाल करके मकरूज कर दिया उनको माफ़ कर दें। मेरा काम उनको माफ़ करना नहीं है। मेरे पैसे नहीं उन्होंने चोरी किए, कौम के पैसे चोरी किए। रहम होता है कमज़ोर तबके के लिए, गरीब तबके के लिए, जो बेचारा पिसा हुआ तबका है, माजूर हैं, जो यतीम हैं, जो बेवा हैं। रहम तो इनके लिए होता है। बड़े बड़े डाकुओं को कौन रहम करता है? बहुत तो माशरा अपने तबाह कर देंगे। रहम कर करके तो NRO दे के तो माशरे का बेड़ा गर्क किया हमने। लोगों का एक ही नारा था, गो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। जबकि अपोजिशन ये कह रही है कि ये एहतसाब का अमल जो है ये एक बायस्ड और यकतरफा है और इसको यकसर ख़त्म ही कर दिया जाए। अब ये बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक चली गई है कि अब अदारों को मुलव्वस किया जा रहा है और उनके ख़िलाफ़ जो गुफ्तगू हो रही है, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया के अंदर हमारी जग हंसाई हो रही है और ये नेशनल इंटरेस्ट में बातें बिल्कुल नहीं हैं। तमाम लोग अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल रुक गए हैं और एक जगह पे खड़े हो गए हैं और सबका मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। पहले अगर हम बात करें कि ये करप्शन एक इंटरनेशनल मसला है और ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ मेनस है जो कौमों को घुन की तरह खा जाता है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में जब पाकिस्तान बना है तो उन्होंने निशानदेही की थी कि बरे सगीर के अंदर ख़ास तौर पे ये जो कारोबारी तबका है, खुशहाल तबका है, इसके अंदर करप्शन पाई जाती है। यहाँ पे सेटलमेंट की अलॉटमेंट के सिलसिले के अंदर पहला जो है वो फ्रॉड और घपले हुए हैं। फिर यहाँ पे लोगों को आप देते रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के लाइसेंस टेक्सटाइल के लिए और कोटा सिस्टम चलाया जाता रहा है, उसके अंदर धांधली हुई है। हम तो इतने बदकिस्मत लोग हैं कि यहाँ पे कुरान पाक के लोग पे नाम पे भी लोगों को लूट लिया गया है। ये जो लोग वाइट कॉलर क्राइम में मुलव्वस होते हैं और करप्शन करते हैं, ये माशरे के बड़े खुशहाल लोग हैं, बज़ाहिर बड़े इज़्ज़तदार और बहुत सारे इनके पास पैसे भी होते हैं। ये दे वांट टू हैव मोर। इनको आम क्रिमिनल के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। हमारे एहतसाब के निज़ाम में जो सबसे बड़ी ख़राबी है वो ये है कि हम कहते हैं कि वन इज़ नॉट गिल्टी अनटिल प्रूवन गिल्टी। आप उतनी देर तक गुनाहगार नहीं है जितनी देर तक कि आप गुनाहगार प्रूव ना हो जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो करप्शन के मामलात हैं और ये वाइट कॉलर क्राइम है, इसके अंदर ये वाला रूल नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं है। मसलन एक क्लर्क है और वो इतनी आला ज़िंदगी गुजार रहा है कि उसका बेटा HSN कॉलेज में पढ़ता है, बेटी कहीं ग्रामर स्कूल में पढ़ती है, लाहौर के सबसे खुशहाल इलाके के अंदर उसका एक शानदार घर है, लैंड क्रूज़र पे वो फिरता है और फर्स्ट क्लास पे वो ट्रैवल करता है। तो ओनस उसके ऊपर होना चाहिए कि तुम बताओ कि तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए हैं और वो ये साबित करे। अगर जायज़ ज़राए से पैसे नहीं है तो वो गिल्टी है। तो ये तो पहले तो ये ओनस बदलने की ज़रूरत है। दूसरा, यहाँ पे जो एहतसाब के निज़ाम बने हैं, कभी प्रोडा का कानून बना था, फिर यहाँ पे ये एहतसाब का जो मौजूदा एक्ट है ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने के अंदर बना, वो चल रहा है। एक एहतसाब का एक्ट जो है वो पख्तूनख्वा के अंदर भी पड़ा था। ये सब के सब फेलियर हैं और अदारे भी मुख्तलिफ हैं जो तहकीकात करते हैं। हमारे पास FIA भी है, हमारे पास NAB भी है, हमारे पास एंटी करप्शन अथॉरिटीज़ भी हैं। वो सब के सब ये काम कर रहे हैं। लेकिन अब लोग ये देख रहे हैं कि ये सारे के सारे निज़ाम में एक ख़राबी तो ये कि ये बहुत लंबा है।
मसलन एहतसाब का जो मौजूदा एक्ट है उसमें लिखा है कि 30 दिन के अंदर अंदर केस का फैसला जो है ट्रायल के बाद हो जाएगा। वो ट्रायल की क्या बात करने हैं, या तो इंक्वायरियाँ जो हैं वो 9-9 10-10 साल से पेंडिंग हैं, फिर इसके अपीलेट लेवल पे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी केसेस पेंडिंग हैं। तो अगर कोई गुनाहगार है उसे सज़ा दीजिए, अगर कोई बेगुनाह है तो उसको फिर रिहा कीजिए। सिर्फ एक एलिगेशन के ऊपर किसी के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा दें और उसका ट्रायल भी शुरू कर दें, और ख़ास तौर पे ये जो अथॉरिटीज़ हैं वो बाज़ औक़ात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ जो हैं वो लोगों के ख़िलाफ़ बातें भी कर रही होती हैं। तो इज़्ज़त एक ऐसी चीज़ है जो वापस फिर नहीं आती कभी भी। तो इतनी ज़्यादा आज़ादी नहीं होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये 18वीं तरमीम के बाद जो एक ख़राबियों में से एक ख़राबी ये हुई है कि नैब के चेयरमैन को लीडर ऑफ़ द हाउस और लीडर ऑफ़ द अपोजिशन मिल के नॉमिनेट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन भी लीडर ऑफ़ द हाउस और लीडर ऑफ़ द अपोजिशन करते हैं। इतनी डिवाइडेड सोसाइटी में ये कोई अच्छा काम नहीं है। आप पार्लियामेंट को ये इख्तियार दीजिए, क्योंकि फिर लोगों को ग्रीवेंस होता है और साथ साथ ग्रे एरियाज़ हैं। एक ही चीज़ की तहकीक FIA भी कर रहा है, एंटी करप्शन अथॉरिटीज़ भी कर रही हैं, नैब वाले भी कर रहे हैं। तो आपको ये ऐसा निज़ाम लाना पड़ेगा कि एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, एक प्रोसिक्यूशन एजेंसी हो, एक डिफेंस हो और एक ही अदालत हो। अभी जो मौजूदा निज़ाम है इसके अंदर एक ख़राबी ये भी है कि बेल का कोई इख्तियार एहतसाब की अदालतों को तो है ही नहीं। मैं समझता हूँ वहाँ पे देना चाहिए। फिर इसकी एक हद मुकर्रर करनी चाहिए। मतलब 50 करोड़ रुपए के ज़्यादा के जो केसेस हैं उनकी तहकीक का इख्तियार मैं समझता हूँ नैब को होना चाहिए, ये छोटे मोटे मामलात का नहीं। फिर जो टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, जो FBR से मुतल्लिका केसेस हैं, वो वहाँ पर दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ। टैक्सेशन अथॉरिटीज़ के पास आप जा सकते हो, और ये जो मामलात हैं ये नैब में लाना हर तरह के केसेस ये भी मुनासिब नहीं है। फिर अगर किसी पे एलिगेशन है तो आप उसको लगातार एक इतने दिनों के लिए जेल के अंदर डाल देते हो, तो ये 90 दिन का जो रिमांड का पीरियड है ये बहुत ज़्यादा है। आम कानून में 14 दिन का रिमांड का पीरियड है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे भी रिमांड का मैक्सिमम पीरियड, फिजिकल रिमांड का पीरियड 14 दिन ही होना चाहिए, क्योंकि जो इतना लंबा रिमांड का पीरियड है जब आप लोगों को दे देते हैं तो उसका बहुत मिसयूज़ होता है। फिर बेल के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा कि बेल थोड़ी लिबरली देनी चाहिए। अब ये बेल के केसेस के अंदर भी कौम रुक गई है। अब मेन केसेस का फैसला कर दें। जज साहबान को भी चाहिए कि उसके तवज्जो दें कि मेन केस ही डिसाइड किया जा सकता है, आप बेल के अंदर पढ़ते क्यों हैं। तो ये सारा काम करते करते हुआ ये है कि लोग खौफजदा हो गए, बिजनेसमैन भी रुक गए। मैं एक मशवरा हुकूमत वक्त को आपके चैनल के तवज्जो से बिल्कुल मुफ्त देना चाहता हूँ। देखिए, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने एक स्कीम अनाउंस की है कि ये जो हाउसिंग सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है, इसको उन्होंने कहा आप जान से मर्जी पैसे लाइए, तो हम आपको नहीं पूछेंगे। तो देखिए, मुल्क के अंदर एकदम इकोनॉमी रन करनी शुरू होगी। 50 से इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो इनके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, तो लोगों को रोज़गार मिल गया। आपने 2 दफ़ा मिनिस्ट्री स्कीमें दी हैं, उसमें उन्होंने कहा कि आप अपने पैसे डिक्लेयर कर दें और इतने % अगर आप टैक्स दे दें तो आपको हम नहीं पूछेंगे। उसमें से आपने होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस को एक्सक्लूड कर दिया है। तो 10 साल में जो रहे हुए हैं, मैं समझता हूँ उनको भी एमनेस्टी दीजिए, वन टाइम माफ़ी ज़रूर दे दें और लोगों के पैसे आएंगे। इस तरह हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मुल्क से बाहर पैसे चले गए हैं, आपके तो इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स भी नहीं है, आप लोगों को बाहर से वापस ला भी नहीं सकते। तो आइंदा के लिए कोई करप्शन ना करे, ये क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब होना चाहिए। और अपोजिशन को भी मैं ये कहता हूँ कि आप जो हैं वो बायकॉट करके बाहर आ जाते हैं और गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस से कानून साजी लाती है, वो फिर उनको वापस लेना पड़ जाता है। आज की हुकूमत कल की अपोजिशन है, और जो आज अपोजिशन है कल हुकूमत भी हो सकती है। तो निज़ाम ऐसा चलाएं कि जो सबका इस्तेसाब हो और तसलसल के साथ हो। कहीं ये इल्ज़ाम ना लगे कि जी परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में शायद दोनों पार्टियों का, पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नून का एहतसाब हो रहा था, फिर बेनज़ीर नवाज़ शरीफ का एहतसाब कर रही थी, नवाज़ शरीफ बेनज़ीर का एहतसाब कर रहे थे। अब इल्ज़ाम ये है कि शायद ये जो हुकूमत वक्त है ये उन दोनों पार्टियों का जो है एहतसाब कर रहे हैं। और हालांकि देखने की बात यह है कि मैं आपको बताऊं, जो घपले के टोटल केसेस हैं इनमें से जो सियासतदानों के ख़िलाफ़ हैं, टोटल सिर्फ 31% केसेस सियासतदानों के ख़िलाफ़ हैं। इसमें से 70% केसेस जो हैं वो तो बिजनेसमैनों के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन अब पिछले दिनों सिविल सर्वेंट्स ने कहा जी हमारा अपना निज़ाम है, हम खुद एहतसाब कर लेंगे। इसी तरह फिर पॉलिटिशियन कहेंगे कि जी आप पार्लियामेंट्री पार्टी से हमारा एहतसाब करा लें। फिर जो जुडिशरी का एहतसाब का अपना निज़ाम है, इस्टेब्लिशमेंट का अपना निज़ाम है। मैं समझता हूँ कि मुक़द्दस गाय कोई भी नहीं है, एहतसाब सबका होना चाहिए, तसलसल के साथ होना चाहिए, क्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए, तब तो ये मुल्क आगे चलेगा। वरना आवाम भी बड़ी परेशान है।
और अब तो अदारों के ऊपर जो है जिस तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, हम नेशनल इंटरेस्ट से भी बहुत आगे तक जा रहे हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, हमें खुले दिल के साथ एक दूसरे से मुज़ाकरात करने, हम सब तनकीद कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बात नहीं करते। और पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन को भी अपना रोल अदा करना चाहिए। वो कहते हैं आप दो में रोट बैठे तो मनाऊ कौन वे, ये भी बात कोई अच्छी नहीं है। आपको लोगों ने मुंतखब किया है, आप असेंबली के अंदर जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, बजाय इसके कि आप बायकॉट करके बाहर आ जाएं। और हुकूमत को भी इतनी हार्ड लाइन नहीं लेनी चाहिए कि आफ्टर ऑल ये पाकिस्तान के सारे हम बाशिंदे हैं और ये सब लीडर भी यहीं के हैं। तो आप आइंदा के लिए तय कर लें कि बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें चलेंगी और इंशाल्लाह इस मुल्क के अंदर अगर एहतसाब का निज़ाम मुनसफ़ाना अक्रॉस द बोर्ड होगा तो चीज़ें आगे चलेंगी। इस वक्त दुनिया जो है परेशान हो रही है। हालांकि कोविड-19 के बाद पाकिस्तान की इकॉनमी अब चल पड़ी है, ये CPEC वगैरह की वजह से बड़ी बेहतरी है। टेक्सटाइल के इतने हमारे पास ऑर्डर हैं कि हम पूरे नहीं कर पा रहे। अभी पहली दफ़ा हमने ये इंटरनेशनली चीज़ों को मीट किया है कि हमारा जो बैलेंस है वो बहुत अच्छा हुआ है। हमारी इसी तरह कंस्ट्रक्शन की और हाउसिंग की इंडस्ट्री जो वो काम कर रही है, पुल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, लोग घर बना रहे हैं। और इसके साथ साथ अच्छी बात यह है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द 21 पॉइंट हमने पूरे कर दिए हैं। हम ये जो हमारे ऊपर ग्रे एरिया से भी हम निकलने वाले हैं, ये पाबंदियाँ भी दूर होने वाली हैं। लेकिन जब हम एक कौम के तौर पे तसलसल के साथ सब मिलके कौमी मामलात में इख्तलाफात अच्छी बात नहीं है। हमें तय कर लेना चाहिए कि ये मामलात में तो हमारी कोई चेंज नहीं होगी पॉलिसी अगर एक हुकूमत से दूसरी आ जाए, क्योंकि जो इंटरनेशनल कमिटमेंट भी हैं वो भी अगर आप चेंज होकर बदलते हो तो वो लोग आपके मुल्क से बड़े नालां हो जाते हैं, क्योंकि उनकी स्टेट टू स्टेट कमिटमेंट होती है। थैंक यू वेरी मच।